नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन नंबर 427 CRPC which has now become section number 467 of the BNSS. No change at all, no change at all. You have to study it as in the case of CRPC. एंड नाउ केवल प्रोविजो में क्या हुआ है, सेक्शन 122 की जगह अब मेंशन कर दिया गया इन्होंने 141। तो ओनली सेक्शंस का एडजस्टमेंट है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग टाइम। सेक्शन 427 सी दिस क्या कहता है, व्हेन ए पर्सन ऑलरेडी अंडरगोइंग ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, व्हेन ए पर्सन ऑलरेडी अंडरगोइंग ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जब कभी एक ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही ऑलरेडी अंडरगोइंग ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कारावास की सजा भुगत रहा है। एक व्यक्ति है, आप हैं, मान लीजिए कोई भी है, वो व्यक्ति ऑलरेडी ही इज अंडरगोइंग ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, वो जेल में है ऑलरेडी। क्यों है जेल में? सजा याफ्ता है, सजा काट रहा है जेल में अपनी, ठीक है। इज सेंटेंस्ड ऑन ए सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में फिर उसको सजा होती है, उसको दूसरे किसी मुकदमे में उसको फिर सजा होती है। और सजा क्या हुई? टू इम्प्रिजनमेंट, कारावास की सजा हुई, और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या आजीवन कारावास की सजा हुई। तो तीन बातें समझ लीजिए पहले, देयर आर 3 पॉइंट्स, और आपको इसी तरीके से याद करने होंगे और करने भी चाहिए। कैसे कैसे? व्यक्ति कौन सा है? हु इज ऑलरेडी अंडरगोइंग ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जो पहले से ही कारावास की सजा भुगत रहा है। सेकंड पॉइंट क्या है? ही इज सब्सिक्वेंटली कन्विक्टेड नाउ, उसका बाद में एक कन्विक्शन और हो गया, सही है। और सजा क्या मिली? फाइन की नहीं मिली, डेथ पेनल्टी नहीं मिली है उसको। सजा कौन सी मिली है? कारावास की सजा या आजीवन कारावास की सजा मिली है। तो क्वेश्चन ये है कि अब सजाएं दोनों एक साथ चलेंगी या एक के बाद एक चलेगी, और यहीं से आपका प्रश्न आएगा, कॉन्करेंटली चलेंगी या वन आफ्टर अदर चलेगी। दिस इज द मैंडेट ऑफ सेक्शन 427। ये सेक्शन 427 नंबर से याद करना कि 427 में क्या कहा गया है, यानी कि धारा का नंबर भी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या? देन सच इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल कमेंस एट द एक्सपायरी ऑफ द इम्प्रिजनमेंट टू विच ही हैज बीन प्रीवियसली सेंटेंस्ड। तो जिसका जो पहले से कारावास चल रहा है, जब वो खत्म हो जाएगा, दूसरा कारावास उसके बाद में चलेगा। आई बात समझ में? ये कौन सी सिचुएशन है? जब वो ऑलरेडी ही इज अंडरगोइंग इम्प्रिजनमेंट। जैसे मान लीजिए कोई चोर हुआ, उसने एक चोरी की मुखर्जी नगर में, और उसको 3 साल की सजा मिल गई, सही है। अब इसी बीच में दूसरा केस चल पड़ा उस पर, दूसरी चोरी खुली, वो चोरी उसने की थी मॉडल टाउन में। अब पहले की सजा चल रही है और दूसरे केस की सजा, दूसरे केस की कार्रवाई चल रही है। अभी 1 साल उसको जेल में हो चुका, 2 साल और गुजारने हैं, और इसी बीच में उसको दूसरी चोरी की सजा और मिल गई 3 साल। अब तो इसके हिसाब से 427 के हिसाब से पहले वो पुरानी वाली सजा पूरी करेगा 3 साल, ठीक है। और उसके बाद उसको जो सेकंड केस में सजा हुई है उसकी सजा उसके बाद में शुरू होगी, यानी कि 3 इयर्स प्लस 3 इयर्स, 6 इयर्स की सजा होगी टोटल उसकी, इस तरीके से। लेकिन सिचुएशन क्या है कि सेकंड कन्विक्शन कब है? व्हेन ही इज ऑलरेडी अंडरगोइंग द प्रीवियस कन्विक्शन सेंटेंस। ये एक साथ नहीं हुए दोनों को, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। एक तो हुआ कि एक ही मुकदमा है, एक ही FIR नंबर है, एक ही केस है, उसमें उसको 2 अलग अलग ऑफेंसेस में सजा हुई। इसने चोरी भी की थी, हर्ट भी की थी, उनकी सजा अलग अलग, वो रूल अलग होगा उसका, जिसका यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा मैं। यहाँ पर क्या डिस्कस करना है? ओनली 427। 427 में क्या है? सिर्फ इतनी सी बात है कि जो सेकंड कन्विक्शन है वो तब हुआ व्हेन यू वर अंडरगोइंग द सेंटेंस इन प्रीवियस कन्विक्शन, सही है। तो इन तीनों बात को मत भूलिएगा, 427 नंबर और ये व्हेन ए पर्सन ऑलरेडी अंडरगोइंग ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ऑलरेडी अंडरगोइंग, पहले से ही आप सजा काट रहे हैं, एंड इस सेंटेंस ऑन ए सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, बाद में दोष सिद्धि हुई, सही है, और उसमें फिर आपको कारावास की सजा हुई या आजीवन कारावास सजा हुई,
सही है। तो रूल क्या है, सच इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल कमेंस ऐसे ही होगा एट द एक्सपायरेशन ऑफ द इम्प्रिजनमेंट टू विच ही हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड। जो पहला कन्विक्शन था उसका जब दंड खत्म हो जाएगा उसके बाद में इसका कारावास प्रारंभ होगा, unless the court directs that the subsequent sentence shall run concurrently with such previous sentence। यदि कोर्ट अगर चाहेगी कि नहीं दोनों का सेंटेंस एक साथ चलेगा तब कोर्ट ऐसा कर सकती है। तो जनरल रूल हुआ वन आफ्टर अदर, और अदरवाइज एज पर द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के पास ही पावर है कि दोनों को ही कि, तो फिर क्या होगा, वो इंसान मैक्सिमम कितने साल रहेगा, 3 साल, और 1 साल पहले हो चुका 4 साल हो गया उसका। कैसे, एक व्यक्ति को 3 साल की सजा हुई, 1 साल कट गया तो कितने साल बचे, 2 साल। अब दूसरे केस में 3 साल की सजा हो गई, लेकिन जज साहब ने कहा कि भाई दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अब दूसरी सजा कितनी है, 3 साल की। तो जब दूसरी सजा 3 साल से पहले 2 साल होते ही पहले वाली सजा पूरी हो गई उसकी, अब तो ये वाले 3 साल पूरे करेगा और 1 साल पहले उसने करा, तो टोटल कितना हो गया, 4 साल। लेकिन अगर वन आफ्टर अदर करेगा तो 3 साल पहले और 3 साल बाद के, तो टोटल उसको रहना पड़ेगा फिर 6 साल रहना पड़ेगा। तो ये अंतर समझ गए आप लोग। दीज आर 3 कंडीशंस, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऑलरेडी अंडरगोइंग ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, पहली शर्त। दूसरी क्या, सेंटेंस ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। थर्ड, सजा कौन सी है, इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। 3 शर्तें पूरी होंगी तब ऐसा होगा। कर लेंगे। नेक्स्ट, इस स्थिति में देखिए, प्रोवाइडेड दैट वेयर ए पर्सन हु हैज बीन सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट बाय एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 122 इन डिफॉल्ट ऑफ फर्निशिंग सिक्योरिटी इज, देखिए क्या है, ये कब लागू होगा, सेक्शन 122 आप सब जानते हैं, मैं आपको पढ़ा चुका, केवल रेफरेंस के लिए याद दिला देता हूं कि जब किसी व्यक्ति को 107, 108, 109, 110, 110 में उससे अपेक्षित हो कि वो सिक्योरिटी देगा, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और फॉर गुड बिहेवियर, है ना। उसके लिए 111 में इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी में उसको शो कॉज नोटिस होता है, 117 में उससे ऑर्डर हो जाएगा, 117 में होगा ऑर्डर कि तुम सिक्योरिटी दो, ठीक है। और सिक्योरिटी नहीं दे पाता है, उसके डिफॉल्ट में 122 में फिर वो जाता है जेल। अगर वो सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है तो देन ही विल बी इम्प्रिजनेड। 122 हो गया, पास में आ गई है, ध्यान आया कुछ, 111 ध्यान आ गया होगा, 116 ध्यान आ गया होगा, 117 ध्यान आ गया होगा, 118 ध्यान आ गया होगा, 120, 21, 22 सब ध्यान आ गए होंगे ना। 122 कब है, इन डिफॉल्ट ऑफ फर्निशिंग सिक्योरिटी, जब उसको सिक्योरिटी देने का ऑर्डर किया गया लेकिन वो सिक्योरिटी नहीं दे पाया, इन डिफॉल्ट ही इज इम्प्रिजनमेंट, उसको जेल भेजा गया। सिक्योरिटी किस टाइम मांगी गई थी, इधर फॉर कीपिंग पीस और फॉर गुड बिहेवियर। अब तो याद आ गया सब कुछ। अब बढ़ते हैं आगे। वायलेस्ट अंडर गोइंग सच सेंटेंस, वो सजा भुगत ही रहा था, सजा कौन सी, फॉर नॉट प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, यानी कि ऑलरेडी वो जेल में है। जेल में क्यों है, फॉर नॉट प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 122। सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर एन ऑफेंस कमिटेड प्रायर टू द मेकिंग ऑफ सच ऑर्डर। 122 में जो ऑर्डर हुआ था, 122 में जो ऑर्डर हुआ था, उस ऑर्डर के इश्यू होने से पहले उसने कोई क्राइम किया था जिसकी सजा उसे अब हुई है। आप समझ रहे हैं बात, ये जेल में क्यों हो, क्योंकि आपसे सिक्योरिटी मांगी गई थी 122 में, आपने नहीं दी, है ना। आप 122 के, आपके खिलाफ 122 में ऑर्डर हुआ जेल जाने का, क्यों, क्योंकि आपने सिक्योरिटी नहीं दी। सही है। मान लीजिए ये ऑर्डर हुआ पास 15 जनवरी 2019 को, 15 जनवरी 2019 को ये ऑर्डर हुआ। कौन सा ऑर्डर, 122 का। आपने एक अपराध किया था 6 महीने पहले या 7 महीने पहले, जुलाई 2018 में अपराध किया था। अब आपको 1 महीना हो गया जेल में जाते हुए, और अब जो आपने अपराध पहले किया था उसकी सजा सुना दी गई अब कि आपको जेल में जाना पड़ेगा, फिर उसके लिए जेल में जाना पड़ेगा। अब तो आपके 2 सजाएं हो गई। अब एक तो हो गई 122 की,
और एक हो गई आपके उस अपराध की जो आपने पहले किया था, 15 जनवरी से पहले कर रखा है। तो ऐसी दशाओं में वो अपराध एक के बाद एक चलेंगे, ये दोनों साथ चलेंगे। द लेटर सेंटेंस शैल कमेंस इमीडिएटली, जो दूसरा सेंटेंस है अपराध के लिए वो तुरंत लागू हो जाएगा। वो इसका मतलब क्या हुआ, 122 से कोई मतलब नहीं उसका। आ रही बात समझ नहीं आ रही आपके? अगर ये बात समझ में आ गई तो रेज हैंड। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है इसमें? मैं आपको आसान करने के दोबारा बताता हूं, कंफ्यूज ना हो इसमें। 427 की हेडिंग देखिए क्या है, सेंटेंस ऑन ऑफेंडर ऑलरेडी सेंटेंस्ड। जो ऑलरेडी सेंटेंस जिसको सजा दी गई हो, सही है। अब दो कैटेगरी हो गई। फर्स्ट कैटेगरी है फॉर एन ऑफेंस, ही इज इन जेल फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस, वो क्लॉज 1 में चली गई, सही है। सेकंड कैटेगरी में क्या है, ही इज इन जेल नॉट फॉर एन ऑफेंस बट फॉर नॉट प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, ठीक है, एंड ही इज इन जेल अंडर सेक्शन 122। समझ में आ गई? दो कैटेगरी अलग। जो पहली कैटेगरी है ऑफेंस वाली, उस कैटेगरी में आपके ऑफेंस वो सजा होगी एक के बाद एक। पहले सजा खत्म हो जाएगी, फिर दूसरी सजा शुरू हो गई, सही है। लेकिन उसमें क्या, कोर्ट चाहे तो दोनों सजाओं को एक साथ चला सकती है। लेकिन सेकंड कैटेगरी 122 वाली, यहां पर जैसे ही सजा सुनाई जाएगी आपकी सजा इमीडिएटली शुरू हो जाएगी। आपको 122 के ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पर आप किसी ऑफेंस के लिए नहीं है, वहां पर आप केवल सिक्योरिटी ना देने की वजह से जेल में हो वहां पे, सही है। अब तो पुनः समझ गए होंगे, जो कुछ रह भी गया हो कंफ्यूजन कर लेंगे। अब मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं कि एक मिथ होता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि भी ओनली टॉपर्स ही जुडिशियल एग्जाम को निकाल सकते हैं। जो बहुत इंटेलिजेंट है वही लोग जुडिशियल एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। तो मैं आपको रिपीटेडली कहता हूं और फिर कह रहा हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने की ज़रूरत है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की ज़रूरत है कि आज पढ़ रहे हैं तो कल भी पढ़ रहे हैं, परसों भी पढ़ रहे हैं, बस ये। यू नीड नॉट टू बी वेरी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट टू क्वालिफाई द एग्जाम ऑफ जुडिशरी। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप जज बन सकते हैं। आपने आज से पहले कभी लॉ नहीं पढ़ा, आज से मेहनत कर रहे हैं, तब भी आप जज बन सकते हैं, राइट। कर लेंगे आप लोग। तो हमारी वेबसाइट को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, vidhijudical.com को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।